उसके बाद हमने व्याकरण से उसको अनुशासित कर लिया, तो हमारे पास एक अंकुश युक्त, एक अनुशासन युक्त एक भाषा हो गई। जब हमने भाषा का मेल साहित्य से कराया तो वो एक साहित्य बन गया, और वो जो साहित्य है वो हमको जीवन की, जीने की कला सिखाता है। इसीलिए तो कहते हैं साहित्य का विद्यार्थी सबसे अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो साहित्य से वो जीवन के तमाम सारे उन पक्षों को सीखता है जो और विद्यार्थी नहीं सीखते। जैसे कहा जाता है ना कि इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी कंजूस होता है, मैथमेटिक्स का विद्यार्थी बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है। तो साहित्य के विद्यार्थी को निश्चित रूप से अलग होना चाहिए। उसको इसकी भाषा अच्छी है, उसकी भाषा की तमीज़ है, उसको भाषा के सही प्रयोग की जानकारी है, और इतनी जानकारी के बाद फिर वो साहित्य का विद्यार्थी है। और जब वो साहित्य पढ़ता है तो उर्दू में जानते हैं ना आप, साहित्य को अदब कहते हैं। और अदब, वो अदब का मतलब जानते ही हैं क्या होता है, जो हमें विनम्रता सिखाए। इसलिए कहा जाता है साहित्य का विद्यार्थी अन्य विद्यार्थियों से विनम्र होता है, अलग होता है। तो व्याकरण के साथ भाषा, भाषा के साथ साहित्य की समझ, और उस समझ को, समझ भी आ गया आपके, लेकिन सही प्रयोग कहाँ होना है यह भी जरूरी है। प्रस्तुतिकरण बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताऊं, आपको भाषा का भी ज्ञान है, आपको व्याकरण का भी ज्ञान है, आपको साहित्य का भी ज्ञान है, लेकिन आपको प्रस्तुतिकरण नहीं आती, कुछ भी नहीं आता। अगर आप अपनी बात को प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। आप इंटरव्यू में जाते हैं, बड़े काम की बात बता रहा हूं, आप इंटरव्यू में जाते हैं कहीं भी, इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं होती है। वो तो आप रिटर्न करके चले जाते हैं, रिटर्न में आप पूरा नेट कर लिया, जेआरएफ कर लिया, और क्या ज्ञान की परीक्षा होनी है। इंटरव्यू सिर्फ आपके प्रस्तुतिकरण की परीक्षा है। आप कितना जानते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, आप जो कुछ भी जानते हैं वो कैसे प्रस्तुत करते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ खाने के बारे में कहा जाता है, खाना कितना भी अच्छा बना हो, अगर उसको सही ढंग से परोसा न जाए तो उस खाने की कोई वैल्यू नहीं है। आपने 10 प्रकार की सब्जियां और पूड़ी और खीर और सब बना लिया, और मेहमान के सामने सबको एक में मिला के, जैसे पशु के पास नाद में रख देते हैं, और ले जा के रख दिया और कहा लीजिए खाइए, सारे खाने का स्वाद खत्म हो गया। खाना थोड़ा ख़राब बना हो, लेकिन करीने से प्रस्तुत किया गया हो, परोसा गया हो, उस खाने की कमी ढक जाती है। आप सारी जानकारी नहीं है, सब कोई सब नहीं जानता। ये दावा जो करता है कि मैं जानता हूँ, वो कम से कम मेरी नज़र में तो मूर्ख है। जो ये कहता है कि मुझे ये आता है। दाग का एक शेर है कि नहीं खेल है दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते। अब कोई कहता है मुझे तो आता है, नहीं जानता हो, नहीं जानता हो। अगर वो कहता है कि मुझे ये सारा कुछ व्याकरण आता है, नहीं आता है उसे। तिरुवल्लुवर जो बहुत बड़े तमिल के कवि हुए, उन्होंने कहा कि चुटकी भर जाना है और मुट्ठी भर जाना है और आकाश के बराबर जानना है। हमारे ज्ञान की सीमा है, हम बहुत छोटे सीमित उसमें रहते हैं। तो इंटरव्यू में जैसे आप जाते हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप कितना जानते हैं, कितना तो वो भी नहीं जानते जो आपके सामने बैठे हुए होंगे, लेकिन वो ये जानना चाहते हैं कि आप जितना जानते हैं उसे कैसे प्रस्तुत करते हैं। मैं एक उदाहरण दूं। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, तो आपने कहा इंग्लैंड की राजधानी सर नई दिल्ली। आप जानते हैं आपने क्या किया? आप कहते थे सर हमको नहीं आती है राजधानी। जरूरी है क्या? दुनिया में सभी देश की इतने देश हैं, कितने देश हैं बाय द वे? तो एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, बताया जाता है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, और दुनिया में देशों की संख्या है 206। तो 206 देश अधिकृत रूप से, बाकी तो और थोड़े बहुत लगे हुए हैं लाइन में कि जुड़ जाएं, मगर जो अधिकृत प्रामाणिक हैं वो 206। तो इसको याद करने का क्या तरीका है? इतने सारे देश हैं, किसको याद रहता है? मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां और दुनिया में पूरे देशों की संख्या 206। बहरहाल
इतने सारे देश हैं, किसी और देश की राजधानी पूछ ली जाती, सब थोड़ी आपको याद होगा। अब यहां एक सूत्र है कि अगर आपको प्रश्न नहीं आता है तो चुप रहिए। इसीलिए कहा गया ना, स्पीकिंग इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। आप चुप रहिए। लेकिन अगर आपको उत्तर आता है तो जरूर बोलिए आप, क्योंकि मेरी आवाज ही पहचान है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो कौन जानेगा आपको कितना आता है। मगर गलत उत्तर देकर, अब ध्यान दीजिए, अगर आप ये कह देते कि सर इंग्लैंड की राजधानी मुझे नहीं मालूम है, तो आपसे जापान की पूछ लेते हो, चाइना की पूछ लेते हैं, अफगानिस्तान की पूछ लेते, कोई बात नहीं, दूसरा बता देते आप कह देते सर नहीं आता, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि सर इंग्लैंड की राजधानी नई दिल्ली है, एक साथ दो गलती हो गई। पहली गलती ये कि आप ये नहीं जानते कि इंग्लैंड की राजधानी कहाँ है, और दूसरी गलती ये कि आप ये भी नहीं जानते कि नई दिल्ली कहाँ की राजधानी है ना। अगर जानते तो आप ये तो नहीं कहते। तो एक साथ दो बेवकूफियां ना हो, इसलिए ये जुमला याद करना चाहिए कि स्पीकिंग इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। अगर बोलना चांदी है तो चुप रहना सोना है। अब आप इंटरव्यू में गए, आपसे एक सवाल किया और आपको आता है और आपने मौन धारण कर लिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि स्पीकिंग इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। तो यहां फिर आप जो है, इसका मतलब है कि हमारे और आपके बीच में कम्युनिकेशन गैप हो गया। हमने क्या कहा और आपने क्या समझा। इसलिए सवाल ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, सवाल ये है कि आप जो कुछ भी जानते हैं वो कैसे जानते हैं। और परीक्षा, इंटरव्यू में यही परीक्षा होती है, आप किसी बात को कैसे जानते हैं। मैं छोटा सा एक सवाल मुझसे पूछा गया, मैं उसको शेयर कर दूं। मुझसे पूछा गया कि आप बताएंगे कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास कौन सा है। तो मैंने कहा अगर आप कालक्रम की दृष्टि से जानते हैं तो सभी को पता है गासन 83, लेकिन इतिहास की शर्तों का सम्मान करते हुए अगर कोई इतिहास पहला लिखा गया तो ग्रियर्सन का है। ये उत्तर जानते हैं क्यों मैंने दिया, कि इसी में से एक सवाल निकल गया कि इतिहास की शर्तों का सम्मान करते हुए जो पहला इतिहास लिखा गया वो तासी का, ग्रियर्सन का है। जैसे मैंने ये कहा तो अगला सवाल ये उठा कि क्या शर्तें हैं इतिहास की। मैं चाहता था कि ये पूछा जाए। तो इंटरव्यू की बागडोर आपके हाथ में होती है, आप जहां चाहें वहां चलाएं। आपके पास भाषा का ज्ञान है, आपके पास व्याकरण से पोषित वो भाषा है, आपके पास साहित्य की जो कुछ भी जानकारी है, सारी नहीं, संपूर्ण तो कोई नहीं जानता। आप इस बात को निकाल दीजिए दिमाग से। आपकी सीमित दुनिया है, उतने में ही जितना जानते हैं उसको कैसे जानते हैं। हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ, हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट इज द ओनली टेस्ट ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू वो चीज है कि आप जहां चाहें अपनी दिशा को ले जा सकते हैं, आप जहां चाहें इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं। उसके लिए लेकिन आप तैयार रहिए कि अगर आपको आता है तो आप जरूर बोलिए, अगर आपको नहीं आता है आप चुप रहिए, खामोशी से रास्ता निकाल लीजिए और चले जाइए। अब देखें, मान लीजिए आपके पास बहुत अच्छी भाषा है, आप बहुत अच्छा जानते हैं, लोग कैसे जानेंगे कि आपको कितनी कैसी भाषा आती है। तो जो आप बोलते हैं ना, वो बोलना आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप जब 4 या 5 वाक्य बोल जाते हैं किसी के सामने, तो सामने बैठने वाला व्यक्ति ये पता लगा लेता है कि आप किस डेप्थ में हैं। मैंने कहा था अभी, मेरी आवाज ही पहचान है। जब आप बोलेंगे तो आपकी पहचान होती है। ध्यान दीजिए जरा, शुरू में जब मैंने कहा था कि अ से अगर ज्ञ तक सही पढ़ लें तो अज्ञान से ज्ञान की ओर हमारा प्रस्थान हो जाता है, और अगर सही से नहीं पढ़ते हैं तो हम अज्ञ हो जाते हैं। कि जो कुछ माँ सिखलाती है वो हमें भाषा का संस्कार सबसे पहले देती है, और वो भाषा का संस्कार जो होता है उसको भी हमें समझने की जरूरत है। खासकर जो साहित्य के विद्यार्थी हैं, दुनिया की किसी डिक्शनरी में मम का मतलब पानी नहीं होता। मम का मतलब होता है गूंगा, MUM। मम का मतलब अंग्रेजी में पानी होता है, गूंगा होता है। लेकिन माँ और बेटे की दुनिया में मम का मतलब
तो जो वो भाषा का संस्कार हमें मिलता है वहाँ से, वो हमारी नींव रखता है, और जब नींव रखता है तो उसी से हम आगे बढ़ते हैं समाज में। अब मैं थोड़ा सा भाषा, व्याकरण और साहित्य के संस्कार को मैं नैतिक संस्कारों की ओर मोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि साहित्य के विद्यार्थी को जो आप पढ़ते और पढ़ाते हैं तो थोड़ी सी बात तो नैतिकता की भी आती है उसमें। तो वो जो भाषा का संस्कार हमें माँ से मिलता है, वो हमारे पूरे जीवन की बुनियाद तय करता है। इसीलिए भाषा को मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते, क्योंकि माँ से वो संस्कार मिलता है। जबकि जिम्मेदारी दोनों की बराबर होती है, परिवार में दोनों होते हैं, मगर जो सीखने की प्रक्रिया है वो माँ से शुरू होती है। अब वही जो संस्कार है लेकर आप समाज में आते हैं, अपने जीवन में आते हैं। ये बोलना आपकी पहचान हो जाता है। किस तरह से? जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट में जा रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, और एक व्यक्ति से टकरा गए, और उस व्यक्ति ने टकराते ही आपसे कहा, अबे दिखाई नहीं पड़ता, इस तरह धक्के मारता हुआ चलता है, तो ऐसा है वैसा है, मतलब उस तरह की भाषा। आप कहेंगे अरे ये तो लगता है कोई रिक्शे वाला है, ये या कोई ड्राइवर होगा या कोई क्लीनर होगा। 1 मिनट में 10-15 गाली एक साथ दे जाता है तो आप कहते हैं पुलिस वाला, लगता है पुलिस वाला है, ये बहुत परफेक्ट है गाली देने में। कोई महिला मिली और बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा के बात करती है तो आपको लगता है कि कहीं हॉस्पिटल में नर्स है। एक कोई सज्जन व्यक्ति बोले और उनसे आप टकरा गए तो उन्होंने कहा, मान्यवर आपको चोट तो नहीं आई, आप कहाँ जा रहे हैं, बहुत जल्दी में लगता है, शीघ्रता में है, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो आपको लगता है कहीं अध्यापक है। कैसे आपको पता? और आपने बस केवल आवाज ही तो है, बोली तो है, वाणी तो है, शब्द ही तो है जो कहे गए आपको, और उन शब्दों से आपने नर्स की पहचान कर ली, रिक्शे वाले की पहचान कर ली, पुलिस वाले की पहचान कर ली, अध्यापक की पहचान कर ली। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो अपने क्या है कि और उनको शीतल करे, आपको शीतल हो, वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा हो। तो आप वाणी को तोल कर बोलिए, और ये जो वाणी तोल कर बोलते हैं यही आपकी पहचान होती है। खुदा जाने मेरा क्या वजन है उनकी निगाहों में, सुना है वो नजर से आदमी को तौल लेते हैं। नजर से तौल लेना ये आपकी वाणी है। जब आप बोलते हैं तो आपका संस्कार बोलता है, जब आप बोलते हैं तो आपका परिवार बोलता है, जब आप बोलते हैं तो आपका पूरा पूरा खानदान बोलता है, जब आप बोलते हैं तो आपका पूरा मित्र बोलते हैं, जब आप बोलते हैं तो आप क्या हैं वो सब कुछ बोलता है। तो आपने आवाज से पहचान ली कौन क्या है। आप फिल्म जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं ना, तो फिल्म में एक पात्र आता है गुंडा सा, जो पान खाता हुआ, गले में रुमाल लपेटा हुआ, 3 बटन खुला हुआ, लुंगी पहने हुए, चाकू घुमाता हुआ, और आप कहते हैं कि अपन को फालतू बात नहीं गमेला है, साहब को टुकड़ा मार के पानी देने का। ये कौन सी भाषा है? आप कहते हैं ये तो गुंडा पात्र है। जानते हैं ऐसे जो होते हैं करने वाले, उनको कहते हैं चरित्र अभिनेता, यानी बोलने से ही आपका चरित्र पता चलता है। ये हीरो की भाषा नहीं है, ये टपोरियन लैंग्वेज। वो अलग बात है कि मुन्ना भाई MBBS में हीरो भी इस तरह की भाषा बोलता है, मगर इसको हमने नाम दिया टपोरियन लैंग्वेज। अब हिंदी के विद्यार्थी ध्यान दें कृपया, ये टपोरियन लैंग्वेज कहाँ से बनी? जब 2 भाषी आपस में मिलते हैं, एक तीसरी भाषा आती है जिसको भाषा विज्ञान की शब्दावली में पिजिन या क्रियोल कहा जाता है। पिजिन या क्रियोल। जैसे हिंदी भाषी महाराष्ट्र में गए तो मराठी भाषियों से मिले, तो एक तीसरी भाषा है जिसे मुंबईया हिंदी आप कहते हैं, टपोरियन लैंग्वेज। तो जो टपोरियन लैंग्वेज है, अपन को फालतू बात नहीं गमेला है, ये है क्रियोल या पिजिन। ये भाषा विज्ञान की शब्दावली है। थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप जाएंगे तो जो भारतवंशी मॉरिशस में गए हैं, मॉरिशस में हमारे मित्र हैं गुदूरी साहब, शायद वो भी लाइव हों, सुन रहे होंगे। तो जो लोग मॉरिशस गए हैं तो वहाँ के लोगों से जो मिल के बोले, वो तीसरी भाषा जो बनी वहाँ के मॉरिशस की हिंदी, वो पिजिन या क्रियोल है। या नीदरलैंड में जहाँ पुष्पिता जी रहती हैं, आती रहती हैं यहाँ पैलीगढ़ में, तो वो बता रही थी कि जो वहाँ हिंदी बोलते हैं उनको सरनामी हिंदी कहते हैं। सरनामी हिंदी मतलब सूरीनाम में जो बोली जाती है।
तो हिंदी और स्वरनामी हिंदी दोनों मिला करके वहाँ की भाषा को तीसरी भाषा भी नहीं, वो क्रियोल या पिजिन। तो अगर कोई ये कहता है अपन को फालतू बात नहीं गमेला, तो आप कहते हैं ये जो है बैड कैरेक्टर है ये। यानी आवाज़ से, बोलने से आपके कैरेक्टर की पहचान होती है। भाषा हमें बोलने का संस्कार देती है, व्याकरण हमें भाषा को शुद्धता से जांचने की तमीज़ देता है। भाषा और व्याकरण मिलकर हमारे साहित्यिक संस्कार निर्मित करते हैं, और ये साहित्यिक संस्कार हमें समाज में एक अच्छे पढ़े लिखे इंसान होने के लिए तैयार करते हैं, प्रवृत्त करते हैं। हम अध्यापक बनते हैं, और ये सारी पूंजी लेकर जब हम एक अपने विद्यार्थी के सामने जाते हैं तो वो परिलक्षित होता है। मैं अपनी बात एक छोटी सी कहानी से समाप्त करता हूँ। 2 मिनट की कहानी है। आप लोग, मैंने कहा भाषा की बात, हम लोग भाषा पर ही चर्चा कर रहे हैं ना, कि कैसे भाषा से पहचान होती है आदमी की। एक जंगल में 3 आदमी होते हैं, राजा, मंत्री और सिपाही। सिपाही माने नौकर। वो तीनों घर से निकलते जाते हैं, जंगल में खो जाते हैं, दूसरे से बिछड़ जाते हैं। शिकार खेलने निकले थे, बिछड़ जाते हैं तो एक चौराहे पे जाते हैं, वहाँ एक अंधा व्यक्ति बैठा होता है। ध्यान दीजिए, अंधा व्यक्ति जो देख नहीं सकता, केवल सुन सकता है। वो अलग बात है कि अंधे के लिए अंधा नहीं कहना चाहिए, उसके लिए बहुत प्यारा शब्द है प्रज्ञा चक्षु, यानी जिसके ज्ञान नेत्र खुले हुए हैं। इसलिए धृतराष्ट्र का एक नाम प्रज्ञा चक्षु भी था। अंधा नहीं है वो। अगर अंधा होता तो ताजमहल पर लोग जाइए आप, वहाँ ताजमहल देखते हुए मिल जाएंगे कई अंधे। लाल किले के दीवाने, खास दीवाने आम में कई अंधे आपको मिल जाएंगे देखते हुए। अगर देखने का काम आंखें करती हैं तो वे वहाँ क्या कर रहे हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो बाह्य नेत्र हैं जो खुले हुए हो तो चाक्षुष बिंब ग्रहण करते हैं। देखने का असली काम तो आंखें नहीं करती हैं, बल्कि मन की आंखें करती हैं। तो अंधा के लिए प्रज्ञा चक्षु। तो एक प्रज्ञा चक्षु बैठा था वहाँ। तो आप देखिए जरा, अंतर स्पष्ट करके जल्दी जल्दी में कहानी खत्म करूं। नौकर आता है, सिपाही, वो कहता है, अबे वो अंधे, तुमने हमारा शिकार देखा? ध्यान दीजिए। उस प्रज्ञाचक्षु ने कहा कि नहीं सिपाही जी, हमने आपका शिकार नहीं देखा। सेकेंड टाइम मंत्री आया, उसने कहा, अबे ओ सूरदास जी, हमारा वो शिकार इधर से गया हो तो आप बताइए। तो उसने कहा, नहीं मंत्री जी, हमने आपका शिकार नहीं देखा। ध्यान दीजिएगा, पहले को उसने कहा सिपाही जी, दूसरे को कहा मंत्री जी। तीसरे को जैसे आया तीसरा व्यक्ति, उसने कहा, सूरदास जी, हम लोग महल से निकले थे शिकार खेलने, और हमारा जो है वो चला गया कहीं वो शिकार, अगर आपको जानकारी हो तो बताइए। उसने कहा कि महाराज, राजा जी, आप हमारे राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, बताना मेरा दायित्व है। लेकिन सबसे पहले आपका सिपाही आया था, उसको मैंने नहीं बताया। फिर मंत्री आए, उनको भी मैंने नहीं बताया। लेकिन अब आप आए हैं तो मैं आपको बताता हूँ, आपका शिकार उत्तर दिशा में गया है। सूरदास ने जो बात कही थी वो ध्यान दीजिएगा। सूरदास ने कहा, राजा ने कहा कि महाराज ये तो बात सही है, लेकिन आप ये कैसे जान गए कि मैं राजा हूँ? अब सूरदास ने जो उत्तर दिया उसको हमारे विद्यार्थियों को ध्यान में रखना चाहिए। सूरदास ने कहा कि श्रीमान जी, जो पहला व्यक्ति आया था उसने कहा, अबे ओ अंधे, तुमने हमारे शिकार को देखा? मैं समझ गया ऐसी भाषा तो नौकर की होती है। दूसरा व्यक्ति जो आया उसमें शासन की बू आ रही थी। वो कहता है, सूरदास बताओ, तुम्हारा दायित्व है बताना। मैं समझ गया ये तो शासन करता है, मंत्री है। और जो तीसरा व्यक्ति आया उसने इतनी विनम्रता से पूछा तो मुझे लग गया कितनी विनम्रता तो एक राजा में ही होती है। यानी पढ़ाई लिखाई, साहित्य और अदब हमें सिपाही, मंत्री और राजा का अंतर बताती है। अगर ये अंतर हम आत्मसात कर सके, अगर ये तीनों के स्तर को हम समझ सके और भाषा और व्याकरण सीख कर साहित्य के साथ उसका मेल करवा कर हम कुछ संस्कार भाषा का अपने अंदर विकसित कर सके, तो हमारा पढ़ना ठीक है। और इसीलिए कहा जाता है कि दर्द को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। संवेदनात्मक जो विकास होता है आपका भाषा, व्याकरण और साहित्य के साथ, वो आपको एक मनुष्य बनाता है। और साहित्य के विद्यार्थी का मतलब एक अच्छा मनुष्य भी है। इसलिए गर्व कीजिए कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं। विद्यार्थी बताने में संकोच करते हैं कि मैं हिंदी का हूँ। गर्व होना चाहिए। हम अपने विद्यार्थियों को गर्व करना सिखाते हैं कि हम साहित्य के विद्यार्थी हैं। मैं समझता हूँ कि
बहुत सारी बातें और हो सकती हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई सविद बहुसंता। तो बात बहुत आगे तक निकल सकती है, लेकिन हम अपनी बात को यहीं वाणी को विराम देंगे। और मुझे अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर मेरी कोई एक बात भी आपको पसंद आई होगी तो आपसी परिसंवाद और ये हमारा अपना कुछ बताना अच्छा लगा होगा। और मैं लास्ट में ये आपको बता दूं कि विद्यार्थी ध्यान दें, शोधार्थी भी, कि अंतः और राष्ट्रीय मिलाकर अंतर्राष्ट्रीय बनता है। अंतर्राष्ट्रीय, ध्यान दीजिए, जब किसी विसर्ग के बाद र आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है और उसके पूर्व की मात्रा दीर्घ हो जाती है। इसी नियम से निह और रोग जो है, निह में विसर्ग हटा तो नी बन गया और रोग के साथ मल के नी रोग हो गया। अंतः और राष्ट्रीय में चूंकि र है आगे विसर्ग हटा और त का आ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय बना। ये रूप आपको किताबों में भी नहीं मिलेगा। जानिए, सही है व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन कई बार व्याकरण मौन हो जाता है, लोक प्रचलित चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। आप व्यवहार में लाइए, सब कुछ करिए, जानिए। इसलिए आपका अपना जो ज्ञान है वो अध्ययन पर आधारित होनी चाहिए, और ऐसा अगर आप कर पाए तो हिंदी में बहुत संभावनाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।